जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वादी में हालात तवक्को से ज़्यादा बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए लोगों के भी शुक्रगुजार हैं। गवर्नर ने कहा कि रियासत के नौजवानों के लिए अब भर्तियों के दरवाजे खोले जाएंगे और इसके लिए डोमिसाइल का ख्याल रखा जाएगा। गवर्नर ने कहा कि रियासत के लोगों के मफादात को नुकसान न पहुंचने दिया जाएगा। गवर्नर ने कहा कि रियासत में दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए अब डिलिमिटेशन कमीशन तश्कील दिया जाएगा। मलिक ने कहा कि हदबंदी मुकम्मल होने के बाद असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि वो लोगों के बीच जाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि दफ़ा 370 के रहने और हटने से उन्हें क्या क्या नुकसान और फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख में अब तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। धारा 370 को हटाए हुए 7 दिन का वक्त हो चुका है। आज हमारे साथ न्यूज 18 नेटवर्क पर एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 7 दिन बीत चुके हैं। आपके हिसाब से आपका असेसमेंट क्या कहता है, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से जैसा मैं सोचता था उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि पिछले 70 साल में लोगों को बहुत बहकाया गया था और ये बताया गया था पता नहीं 370 क्या चीज है, 370 से आपको क्या फायदे, जबकि फायदे नहीं थे, नुकसान ही थे। तो उसके हटने पे मैं सोचता था कि उपद्रवी लोग इसको मिसयूज करने में कामयाब होंगे, लेकिन यहाँ की जनता ने बहुत सहयोग किया और अभी तक एक गोली की छोड़िए, एक डंडा पुलिस को कहीं नहीं चलाना पड़ा है। आपसी बातचीत, भाईचारे से मना कर देते हैं, इधर मत जाओ, आदमी मान जाता है, उधर मत जाओ। और हमने ईद के पहले 2 दिन पूरी तरह से ऑलमोस्ट खोल के रखा। कर्फ्यू नहीं है यहाँ, सिर्फ 144 है और उसमें भी हम थोड़ा कंडक्ट करते हैं ट्रैफिक को, इधर मत जाओ उधर जाओ। लेकिन लोग खूब बड़ी तादाद में निकले, खूब खरीदारी हुई। और बड़ी बात यह थी कि हमने, चूंकि ईद पे एक ही शिकायत होती है, सप्लाईज नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। 24 घंटे हमने बिजली पानी दिया, सप्लाईज दी और हमने समझिए 2.5 लाख जानवर मंगाया था, 30 लाख पोल्ट्री मंगाई थी। और जो सिविल जो खाने की चीजें हैं वो सब हमने छोटे टेम्पोज में गलियों में भेजी, गलियों में 2 घंटे में खत्म हो जाती थी। इसके अलावा हमने जो 1600 कर्मचारी राउंड द क्लॉक इस ड्यूटी पे थे कि बिजली पानी की कोई दिक्कत ना हो। दवाइयों का, मैं खुद अस्पतालों में गया, 2 अस्पतालों में मैंने देखा राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स वहां थे। उनके लिए हमने बसेस लगाई हुई थी घर जाने के लिए और उनके दवाइयां सब फ्री थी, बढ़िया इलाज हो रहा था, कहीं कोई शिकायत नहीं थी। और पूरे आप समझिए कि ईद की शाम तक और अभी तक कहीं एक जरा सी भी, जिसको सीरियस किस्म की वायलेंस कहते हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ है। और मैं इसके लिए कश्मीर के लोगों को ही धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ, जरूर मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, और आपको जान के हैरत होगी कि जो कश्मीर की हमारी पुलिस है उसमें जो माइनॉरिटी के लोग हैं, किसी ने भी छुट्टी नहीं मांगी थी ईद के लिए। उनके साथ मिलके हमारे अफसरों ने वहीं ईद मनाई, बड़ा खाना हुआ, सब हुआ, सब लोगों ने एक्सीलेंट बिहेवियर किया। सर, बात करें 370 की, अब क्योंकि सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन अब 7 दिन बीत चुके हैं, सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है, आगे क्या होगा कश्मीर के लिए, आवाम के लिए, उनके विकास के लिए? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच हुई है 80-90% तो उससे सारा कोहरा छट गया है, लोगों की समझ में आ गया। बेसिक इंटेंट, जो बेसिक नियत है प्रधानमंत्री की, वो ये है कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की तरफ ले जाया जाए, जम्मू कश्मीर को नौजवानों को सौंपा जाए, पॉलिटी में, राजनीति में वो लोग आएं और इसको संभालें। और इसके अलावा सारे देश से यहाँ इन्वेस्टमेंट लाया जाए, जो कल उन्होंने कहा भी। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि मुकेश अंबानी ने अपने को कमिट कर दिया कि मैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करूंगा। और इस तरह की बहुत क्वेरीज आ रही हैं। अभी हमारी इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है और हम ये उम्मीद करते हैं कि बड़े पैमाने पर देश भर से, विदेश से भी लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हम फौज की, पुलिस की, बीएसएफ की और सरकारी दफ्तरों की सब भर्तियां खोल रहे हैं। यहाँ के बच्चों का हम कोई हक नहीं मरने देंगे। दाखिलों में हमें डोमिसाइल लगाना होगा, वो लगाएंगे। और जितना डेवलपमेंट हमने अदरवाइज भी 1 साल में बहुत किया, इतना जितना 5-5 साल की सरकारों ने नहीं किया। मैंने पिछले 6 महीने में 52 कॉलेज दिए, 50 में अभी देने जा रहा हूं। जूनियर हाई स्कूल्स थे, उनको हमने 238 को ओवरनाइट अपग्रेड किया।
जितने यहाँ रुके हुए काम थे सड़कों के, नाली के, पुल के, नहरों के, उस सब में हमने बड़े पैमाने पे बैंकों से लेके रुपया दिया और वो मुझे लगता है 6 महीने में सब योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। हमने अपने अफसरों को गांवों में भेजा, उनको, जिसका बहुत बढ़िया रिएक्शन हुआ। पीएम ने अपनी स्पीच में उसका जिक्र किया है। गांव से वो हमने उनको एक परफॉर्मा दिया था, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन योजना लागू हुई, किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है कि नहीं, प्रेग्नेंट औरत को सुविधा है कि नहीं, तो वो सब लाएं, उसका असेसमेंट कर रहे हैं। जरा से दफ्तर वगैरह खुल जाएं, उसको पूरा करके फिर गांवों में जाएंगे। तो हम एक तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में बड़े पैमाने पर, सबसे पहला काम हम 15 अगस्त के बाद, ये इसमें फंसे 15 अगस्त के बाद बड़े पैमाने पे समझाएंगे कि इसका आपको क्या फायदा नुकसान था और हटने का क्या फायदा नुकसान है। जब ये चीज सेटल हो जाएगी लोगों के जहन में, तो वो अब तरक्की की तरफ चल पड़ेंगे और हम उनको बहुत आगे तक ले जाएंगे। आपने अपनी जिक्र किया कि दाखिलों में अगर डोमिसाइल लाना पड़े तो हम लाएंगे। क्या दाखिलों के अलावा भी कुछ एरियाज में आप डोमिसाइल लाएंगे, कुछ ऐसा प्लान है? हम जम्मू कश्मीर के लोगों के बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नौकरियों के हैं, दाखिले के हैं, इन सब में उनके हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 नेटवर्क ने एक सर्वे किया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जाकर। कई लोगों से बात की गई और हमारा सर्वे यह कहता है कि 69% लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा यह एक सही फैसला है। आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़ा है ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही है और ये रोज बढ़ रहा है। ये 69% जो है आपका रोज बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों को भ्रांतियां दूर हो रही हैं, दुष्प्रचार खत्म हो रहा है, हम समझा पा रहे हैं कि ये फायदा है, तो बहुत जल्दी ये 100% हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब हम खुद श्रीनगर में थे, हम लोगों से मिले, हम शिकारे वालों से मिले, हाउस बोट ओनर्स से मिले, तो टूरिस्ट सीजन के दरमियान ही टूरिस्ट का यहां से जाना, अमरनाथ यात्रियों का यहां से लौटना, कहीं ना कहीं सीधे उनके बिजनेस पर उसका असर पड़ा है। तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, क्या उनके लिए कोई राहत पैकेज अनाउंस किया जा सकता है? देखिए, इस बार बहुत टूरिस्ट आया था। एक स्थिति ऐसी थी कि गुलमर्ग को 12 बजे बंद करना पड़ता था, इतना आदमी ऊपर पहुंच जाता था, बाकी नीचे रह जाते थे। और यहाँ होटलों में 80 से 100% तक ऑक्यूपेंसी थी। शिकारे वालों का भी यही हाल था। मैं मानता हूं कि उनका बड़ा नुकसान हुआ है। और चूंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं या कि यहाँ की सरकार हूं, हमने, जब आपको याद होगा, जब बाढ़ आई थी तब भी हमने टूरिज्म सेक्टर को राहत दी थी। इस बार भी हम पहले उनको बुला के बात करेंगे वो क्या क्या चाहते हैं और जो राहत उनको दे सकते हैं वो देंगे। वहीं आम लोगों की बात करें तो रेस्ट्रिक्शंस हमें कई जगह पर देखने को मिली। सेक्शन 144 भी अभी लगातार एक तरह से चल रहा है। इसी बीच कुछ जगह पर ढील भी दी गई है। लेकिन आम लोगों के लिए जो आना जाना हो या टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, फोन लाइंस अभी नहीं चल पा रही हैं, मोबाइल फोन्स नहीं चल पा रहे हैं, वो रिस्टोर होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, मोबाइल फोन्स तो हम अभी चालू कर दें, लेकिन मोबाइल फोन्स शरारती और एंटी नेशनल लोगों के हाथ में बड़ा हथियार है। इसी के जरिए वो मोबिलाइजेशन करते हैं, इसी के जरिए इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, इसी के जरिए अफवाहें फैलाते हैं, इसी के जरिए वायलेंस का न्योता देते हैं। तो ये बड़ा भारी हथियार है पाकिस्तान के हाथ में और हमारे यहाँ के जो शरारती लोग हैं। जैसे हमें लगेगा कि चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, हम खोल देंगे, हमें कोई शौक नहीं। मुझे भी दिक्कत हो रही है उससे, तो मुझे भी सुविधा नहीं है मोबाइल की। लेकिन हमने ये किया है कि जो सीआरपीएफ की एक वो है स्कीम, जिसमें उन्होंने एक नंबर दिया है, मददगार, वो खुल गया है और उस पे उसको हजारों लोगों ने यूज किया है। फिर हमारे डीसी के ऑफिस में लाइन्स हैं, उसको भी 500-700 लोग रोज यूज कर रहे हैं। वहीं इसी बीच जो जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, कुछ लोगों को डिटेन किया हुआ है। क्या उनकी रिहाई को लेकर भी कुछ विचार चल रहा है? अभी तो बेचारों को 10 बेचारे तो मैं गलत कहा, हम सम्मानित लोग हैं सब। अभी तो हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ, हम तो 1.5 साल रहे हैं जेल में। तो किसी कॉज के लिए या समाज के बेहतरी के लिए या शांति के लिए 10, 20, 50 दिन रहना पड़े तो रहना चाहिए। उनको बहुत ही एक तरह से संभाल के कायदे से रखा गया है, उनकी सब सुविधाएं पूरी की जा रही हैं। सिर्फ उनको लोगों में जाके भड़काने की इजाजत नहीं है, बाकी सब कुछ उनको मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि आप देखते होंगे 370 हटाने के एक हफ्ता पहले महबूबा जी ने किस तरह लोगों में जाके जहर फैलाया, कितनी हिंसा की बातें की कि कोई हाथ लगाएगा तो उसका शरीर भस्म हो जाएगा।
तो अब इसकी इजाजत तो ऐसी परिस्थितियों में नहीं दी जा सकती है। तो थोड़ा चीजें स्टेबल हो जाएं, कुछ उनकी भी समझ में आए, तो हमें कोई शौक नहीं है एक भी दिन किसी को जेल में रखने का। वहीं आपने ये भी कहा कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए कि वो राजनीति में आए, तो क्या तस्वीर बदलेगी उससे? अगर युवा, कश्मीरी युवा, आम जो लोग हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं, तो जो एक ट्रेडिशन यहाँ चलता आ रहा है, 2 ही परिवारों से यहाँ पर सीएम बनते आ रहे हैं, तो क्या उससे तस्वीर बदलेगी? देखिए, कश्मीर का सौभाग्य होगा अगर यहाँ के लड़के आगे बढ़ के और इसकी बागडोर अपने हाथ में ले लें। और कश्मीर देश का टॉप स्टेट होगा अगर लड़कों के हाथ में। आपने देखा जेपी के मूवमेंट में जो नई लीडरशिप सब स्टेट्स में आई, उन्होंने कितना कमाल किया, कितने अच्छे अच्छे लोग उसमें आए, खराब भी आए एक आध, लेकिन ज्यादातर अच्छे लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी स्टेट्स को संभाला, पॉलिटी को शुद्ध किया, ठीक किया। यहां भी अगर नए लड़के आते हैं, नए लोग आते हैं, और मुझे लगता है जनता भी ये चाहती है कि चेंज हो, क्योंकि पुराने लोगों से मैं ये मेरा काम नहीं है मैं उन पे कमेंट करूं, लेकिन आप सड़क पे पूछ सकते हो, लोग इसको वेलकम करेंगे अगर नए लोग आके राजनीति को अपने हाथ में लें। वहीं कांग्रेस विपक्ष की तौर से लगातार बयानबाजी हो रही है, और अभी आपने देखा भी होगा कि पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम की तरफ से भी एक बयान आया था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, कांग्रेस मुझे लगता ही नहीं पार्टी की तरह बिहेव कर रही है। कांग्रेस के बहुत जो अच्छे लोग माने जाते हैं उन सबों ने 370 की सपोर्ट की है। कांग्रेस के जो सदैव कांग्रेस के लिए जो ऐसे लोग हैं जिनके बयानों से कांग्रेस का सत्यानाश होता है, वो हमारा विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस को खुद समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, और वो इस बात से साबित होता है कि जिस दिन इस पे बहस हो रही थी, उनका जो ओपोजिशन का लीडर था, उनकी पार्टी का जो लीडर था हाउस में, उससे उन्होंने भाषण कराया। उसके पास भाषा नहीं थी, ठीक से बोल नहीं पाता है, और उसने इतनी खराब एंटी नेशनल इलॉजिकल बातें की कि कांग्रेस उसी दिन, आप समझ लीजिए, कांग्रेस का सत्यानाश हो गया था। अगर मुझे कैंपेन करना हो कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ नहीं कहूंगा, ये कहूंगा 370 वाली पार्टी है। और ये अपने राहुल गांधी टेलीफोन पे खेल रहे थे, उनकी मां ने जरूर टोका, लेकिन वो इफेक्टिवली टोकना चाहिए था, उसको शटअप करके बिठाती और फिर खुद बोलती या राहुल बोलते। राहुल को खुद बोलना चाहिए था इस इश्यू पे। उसने समझा कि इतना अनइम्पॉर्टेंट इश्यू है कि वहां से बंगाल से लाके किसी को बुलवा दिया जिसको कोई जानकारी नहीं है इश्यू की, जिसको कोई समझदारी नहीं है कश्मीर के सवाल की। तो वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान लगातार भारत के कदम को लेकर बौखलाया हुआ है। तरह तरह के उसने कदम उठाए हैं, राजनयिक संबंध तोड़ने की बात की गई है, ट्रेड रोकने की बात की गई है, ट्रेनें रोकी गई हैं। तो ऐसे में अब एक बार फिर धमकी दे रहा है पाकिस्तान की, इस मुद्दे को लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उसको कोई सपोर्ट मिली नहीं है। कल मैं उसके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सुन रहा था किसी फोरम पे, वो कह रहा था हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिली है, कोई हमारे लिए माला लेके नहीं बैठा हुआ है, हमें नए सिरे से जद्दोजहद करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ वायलेंस करानी पड़ेगी, इसको एक इशू बनाना पड़ेगा। तो वो ये समझ लें कि ये 2 महीने पहले का हिंदुस्तान नहीं है, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। वो अगर कोई किसी भी तरह का एडवेंचर बॉर्डर पे करेंगे तो उनको ऐसा पनिशमेंट मिलेगा कि फिर वो कभी सर नहीं उठा पाएंगे। और यहां जो उन्होंने भेज रखे हैं या भेजेंगे, उनके साथ हम बहुत इफेक्टिवली डील करने वाले हैं। 370 हटने के बाद टेररिज्म का यहां कोई फ्यूचर नहीं है, उसको हम डेसिमेट कर देंगे। वही बात करें सीमाओं की, तो क्या सीमाओं पर माहौल शांत है? इस वक्त कोई हलचल दिखाई दे रही है या कोई शेलिंग हो रही है आपको? क्योंकि जेएनके का बहुत सा इलाका आईबी और एलओसी के पास पड़ता है। आईबी नहीं, आर्मी के लोग भी आते हैं, मैं मिलता हूं, बात करता हूं, जानकारी होती है। उनका जो टॉप ब्रास है वो आजकल बॉर्डर पे उसकी बहुत एक्टिविटी देखी गई है, वो घूम रहे हैं सब लोग। वो हाँ, वो सिर्फ अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन हम कोई भी चीज रूल आउट नहीं करते हैं, कोई एडवेंचर वो कर सकता है, पर लेकिन हमारी इतनी तैयारी है कि हम उसका सामना करने के लिए नहीं बल्कि अंदर घुस के पनिश करने की हालत में है। वहीं बात करें राज्य में चुनाव की, तो क्योंकि अब एक बड़ा कदम ले लिया है मोदी सरकार ने, तो इसके बाद राज्य में चुनाव कराने के लिए क्या तैयारी है? कब तक ये चुनाव हो पाएंगे? देखिए, अब एक वो कमीशन बनेगा जो डिलिमिटेशन कमीशन के नाम से जाना जाएगा, और सीटों का डिलिमिटेशन होगा। यहां आरक्षण भी नहीं था, वो भी होगा, SC ST का सीटों का। वो सब आइडेंटिफाई होके उसमें जो भी टाइम लगेगा 4-6 महीने, उसके फौरन बाद चुनाव हो जाएंगे। हम चुनाव के पक्ष में हैं, चुनाव के खिलाफ नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव कराने से पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कराना जरूरी है। वो तो होगा ही, वो तो हो गया, वो तो मैंने सेंटर ने कह दिया, बोल दिया है जी। अब वही बात करें सर, अगर 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त पर कश्मीर की तस्वीर इस बार क्या होगी?
देखिए 15 अगस्त कश्मीर में जैसे मनाया जाता था उसी तरह मनाया जाएगा, बल्कि उससे ज्यादा जोश से मनाया जाएगा। हम वहीं मनाएंगे जहां पिछले साल मनाया गया था या जहां मनाया जाता रहा है, और उसमें बड़े पैमाने पर शिरकत होगी। सब जगह हमारे सरपंच लोग गांवों में मनाएंगे और हमारे लिए एक त्योहार, एक उत्सव के तौर पे हम इसको मनाएंगे। ईद 2.5 दिन चलती है, तो अभी ईद चल रही है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल, सब जगह के जो बिलीवर्स हैं, जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, जो मुसलमान भाई हैं, उन सबों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं और फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यकीन लाएं भारत की सरकार में और शांतिपूर्वक ईद मनाएं अपने पड़ोसियों के साथ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक। कैमरामैन अयूब के साथ शैलेंद्र बांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, श्रीनगर। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।